क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। देखिए, इसमें से ये पूरा चैप्टर आपके एग्ज़ाम में नहीं आना है। इसमें से केवल 2 टॉपिक आने हैं, ग्लोबलाइजेशन और उससे रिलेटेड फैक्टर्स। बाकी का जितना चैप्टर है ये आपका जो है इंटरनल असेसमेंट में प्रोजेक्ट के रूप में यूज किया जाना है। तो इसमें से हम कोशिश करते हैं जो ग्लोबलाइजेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करने का। ठीक है। नंबर 1, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना और पारस्परिक निर्भरता यानी एक देश की डिपेंडेंसी दूसरे देश के साथ बढ़ाना, उसको वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसमें आयात निर्यात, उत्पादन और श्रमिकों का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रौद्योगिकी, व्यापार, निवेश की नीतियाँ और उदारीकरण। तीसरा फैक्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वैश्वीकरण से कौन से सेक्टर का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, वो है सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट आता है वैश्वीकरण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। लाइसेंस राज को समाप्त करना, पंजीकरण को लचीला बनाना या जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको समाप्त करना या लाइसेंस में छूट देना, एकाधिकार कानूनों में छूट करना यानी मोनोपोली जो लॉ होते हैं उसको रिलैक्स कराना, आयात कोटा को समाप्त करना, उद्योगों के विस्तार को बढ़ावा देना और उत्पादन की स्वतंत्रता इसमें दी जाती है। वैश्वीकरण किन बातों की अनुमति देता है। व्यापार प्रतिबंधों की कमी कराता है, वस्तुओं का मुक्त आदान प्रदान कराता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई की स्वतंत्रता देता है, तकनीकी ज्ञान का मुक्त प्रवाह यानी टेक्नोलॉजी और नॉलेज एक दूसरे देश में एक्सचेंज इससे होती है, और श्रमिकों का वैश्विक प्रभाव होता है यानी एक देश के लेबर दूसरे देश में और दूसरे देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में आ जा सकती है। नेक्स्ट, भारत के विकास में वैश्वीकरण की भूमिका क्या है यानी इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने बताने हैं। नंबर 1, इससे हमारे देश में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसकी बढ़ोतरी हुई है, उद्योगों में सुधार हुआ है, वस्तुओं की गुणवत्ता यानी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है क्योंकि अब हमारे उत्पाद वर्ल्ड लेवल के बनने लगे हैं और भारत में वर्ल्ड लेवल के उत्पाद आने लगे हैं। वैश्विक बाजार तक हमारे माल की पहुंच हो गई है या विश्व के माल हमारे देश में आने लगे हैं यानी दोनों ही देशों में एक्सचेंज होता है। प्रतिस्पर्धा बढ़ी है जिससे माल की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। ठीक है। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प हो गए हैं यानी अब कंज्यूमर के पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। कीमतें अब बेटर हो गई हैं यानी बेटर प्रोडक्ट लो प्राइस पर अवेलेबल हो गए हैं वैश्वीकरण के कारण, और जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट आता है वैश्वीकरण के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हैं। इससे छोटे व्यापारियों को हानि होती है क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर बड़ी बड़ी कंपनियां अपना माल दूसरे देशों में पहुंचा देती हैं। इससे श्रमिकों का शोषण होता है, अस्थायी रोजगार में वृद्धि होती है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां टेम्परेरी वर्कर्स रखती हैं, विदेशी ऋण बढ़ जाता है जिससे विदेशी जो कर्ज है उसका दबाव देश पर पड़ता है। स्थानीय उद्योग इसमें धीरे धीरे प्रेशराइज महसूस करते हैं और डब्ल्यूटीओ की संधियां या समझौते या एग्रीमेंट इन देशों पर थोप दिए जाते हैं। इससे बेरोजगारी बढ़ती है क्योंकि परमानेंट वर्कर नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। ये किसकी किताब है, जोसेफ स्टिग्लित्ज़ की। ठीक है, ये आप बुक देख रहे हैं, ये बुक है और ये इसके ऑथर हैं जोसेफ स्टिग्लित्ज़, ये इनका नाम है। नोबेल प्राइज विनर ये रहे हैं। न्याय कहता है न्याय संगत ग्लोबलाइजेशन क्या है, फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है। सभी के लिए समान अवसर देने वाला वैश्वीकरण न्याय संगत वैश्वीकरण कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है, यह सुनिश्चित करना कि वैश्वीकरण का लाभ केवल अमीर देशों या अमीर वर्ग को ही न हो बल्कि गरीब देश और छोटे उत्पादकों या गरीब जो छोटे समाज में जिनकी इनकम कम है उनको भी लाभ बराबर रहे। ये न्याय संगत वैश्वीकरण कहलाता है।
इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। व्यापार प्रतिबंधों में ढील देना उदारीकरण कहलाता है। इसकी ज़रूरत क्या है? सस्ते श्रमिकों की प्राप्ति के लिए, प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने के लिए, WTO की नीतियों के माध्यम से दबाव को कम करने के लिए, व्यापार व पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए, व्यापार से अवरोध हटाने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए। नेक्स्ट आता है उदारीकरण का उद्देश्य, लाभ हानि ये बताइए। सरकार द्वारा व्यापार, उद्योग व सेवाओं की नीतियों को लचीला बनाना तथा प्रतिबंधों को कम करना उदारीकरण, लिबरलाइजेशन कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? व्यापार में वृद्धि करना, उद्योगों का विकास करना, विदेशी निवेश बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन को बढ़ावा देना। इसके लाभ क्या हैं? व्यापार बढ़ता है, विदेशी निवेश में वृद्धि होती है, उत्पादों में की गुणवत्ता में सुधार होता है, नए उद्योग स्थापित होते हैं और रोजगार के अवसर मिलते हैं। लेकिन इसकी कुछ हानियाँ भी हैं। क्या होता है? छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा, विदेशी कंपनियों का बाजार पर कब्जा हो जाता है, श्रमिकों का इसमें शोषण होता है क्योंकि वो परमानेंट नहीं रखे जाते, विदेशी ऋण बढ़ जाता है, मुद्रा का डीवैल्यूएशन होता है। जैसे आप देखते हैं डॉलर के मुकाबले जो भारतीय रुपीज हैं वो लगातार गिरता चला जाता है। WTO की शर्तों का इस पर बुरा प्रभाव रहता है। आगे कह रहा है उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन अडॉप्ट करते हैं तो व्यापार के प्रतिबंध हट जाते हैं, बाजार एक हो जाता है, वर्ल्ड लेवल पर देश के बीचों में समझौता बढ़ता है और आयात निर्यात बढ़ता है, यानी विदेशों से माल स्थानीय बाजारों में आ जाते हैं, जिससे वस्तुओं, सेवाओं और तकनीकी का आदान प्रदान होता है। वैश्विक कंपनियां विभिन्न देशों में अपने कार्यालय और कारखाने खोल लेती हैं। नेक्स्ट है वैश्वीकरण एक समान नहीं, इसका प्रभाव रहा है। इस कथन को एक्सप्लेन करिए। देखिए, यदि आज हम वैश्वीकरण की बात करें तो इससे धनी उपभोक्ताओं को अधिक लाभ रहता है, शिक्षित लोगों को लाभ रहता है, कुशल उत्पादकों को अधिक लाभ रहता है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो वैश्वीकरण का उतना लाभ नहीं उठा पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, श्रम कानूनों में लचीलापन होने के कारण श्रमिकों का शोषण इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपनियां मनमाने ढंग से जो वर्कर्स हैं उनको रखती हैं, परमानेंट नहीं रखती बल्कि टेम्परेरी रखती हैं। नेट, विदेशी कंपनियां उपभोक्ता वस्तु और सेवा क्षेत्रों में तो निवेश करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में वो पैसा नहीं लगाती, क्योंकि पता है वहाँ पर वो मानसून की ट्रैप में फंस सकती हैं। यानी कृषि के क्षेत्र में जोखिम ज़्यादा है, तो वहाँ पर विदेशी कंपनियाँ अपना पैसा लगाने से बच जाती हैं। नेट, क्या वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा? 20 साल बाद वर्ल्ड कैसा होगा? हाँ, वैश्वीकरण भविष्य में भी जारी रहेगा। 20 साल बाद हम कल्पना कर सकते हैं कि पूरी दुनिया एक मार्केट हो जाएगी, व्यापार प्रतिबंध लगभग समाप्त हो जाएंगे, विकास दर बढ़ेगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। प्रौद्योगिकी और ज़्यादा डेवलप होगी, जैसे कि आजकल भी आप देख रहे हैं कि AI जैसी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लेवल पर आ गई है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण से विश्व एक कैसे हो गया है? ये ऐसे हो गया कि जैसे मान लो अमेरिका की एक कंपनी है, उसका उत्पाद डिजाइन अमेरिका में बना, उसके पुर्जे चीन में बने, जबकि उसकी असेंबलिंग मैक्सिको या पूर्वी यूरोप में हुई, और जबकि वो पूरे देश में उसका माल बिकता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं एप्पल कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, अब उसके बहुत सारे जो कल पुर्जे हैं वो चाइना में बनते हैं, उसकी असेंबलिंग अमेरिका में होती है, जबकि उसकी बिक्री वर्ल्ड वाइड होती है। जबकि उसका जो कस्टमर सर्विस सेंटर है ऐसी कंपनियों के, वो गुरुग्राम जैसे भारत जैसे देशों के गुरुग्राम, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे शहरों में होते हैं, और जो वर्ल्ड लेवल पर सर्विसेज देते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज वैश्वीकरण के कारण से विश्व एक बाजार बन गया है। नेक्स्ट आता है निजीकरण क्या है? किसी सरकारी संस्था को या सहकारी उद्यम को किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथों या कंपनी के हाथों में सौंपना निजीकरण कहलाता है। इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। निजी क्षेत्र के लाभ क्या हैं? वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, प्रबंधन अच्छा होता है, मैनेजमेंट अच्छा होता है, भ्रष्टाचार कम होता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, कीमतों पर नियंत्रण होता है। लेकिन हानियाँ क्या हैं? इससे बेरोजगारी में वृद्धि होगी, क्योंकि वो छटनी करेंगी,
श्रमिकों का शोषण होगा। उच्च लाभ वाले जो कार्य हैं वो स्वयं कंपनी अपने पास रखती है, इससे छोटे मजदूरों या उत्पादकों का शोषण होता है। निजी कंपनियां कभी कभी देश या व्यापार छोड़कर भाग जाती हैं। जनता का सरकार पर विश्वास कम होता है क्योंकि सारा काम निजी हाथों में चला जाता है। स्वदेशी भावना को नुकसान पहुंचता है और जो ये कंपनियां हैं ये केवल निजी लाभ के लिए निवेश करती हैं। नई आर्थिक नीति भारत में कब लागू हुई? 1991 में। इसके अंतर्गत क्या कार्य किए गए थे? उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन। इसको LPG मॉडल कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जिस टाइम ये नीति लागू हुई उस टाइम PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह उस टाइम वित्त मंत्री थे। हालांकि बाद में मनमोहन सिंह भी देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक। और ये उस जो ज़माने में ये नीतियाँ अपनाई गई थी। नेक्स्ट आता है रुपये का डीवैल्यूएशन क्या है? सरकार द्वारा देश की मुद्रा की मूल्य में कमी करना डीवैल्यूएशन या अवमूल्यन कहलाता है। जैसे पहले $1 के मुकाबले में रुपये की कीमत अधिक थी, यानी 1947 में $1 और ₹1 लगभग बराबर थे। लेकिन अब जो है $1 वो लगभग 90 रुपीज़ तक पहुंच चुका है, यानी हम 90 रुपये दें और डॉलर अमेरिका 1 हो। तो इस प्रकार से हम ये डीवैल्यूएशन हो गया। नेक्स्ट आयात कोटा और टैरिफ क्या है? आयात का मतलब होता है दूसरे देशों से वस्तुएं मंगाना, दूसरे देशों से वस्तु अपने देश में मंगाना इम्पोर्ट है। इम्पोर्ट पर लगने वाला टैक्स या सीमा या लिमिट वो आयात कोटा कहलाती है, और आयात पर लगने वाला टैक्स इसको टैरिफ कहते हैं। जैसे अभी आपने ट्रम्प टैरिफ काफ़ी सुना होगा, ठीक है। तो वो इसी प्रकार का टैक्स होता है, जो हम माल विदेशों को भेजते हैं या वहाँ से आता है उसके ऊपर ये टैक्स लगता है। इसी प्रकार से होता है निर्यात कर। जब हम विदेश को माल भेजते हैं तो वो कहलाता है निर्यात, और निर्यात पे लगने वाला टैक्स जो होता है वो कहलाता है निर्यात ड्यूटी। नेक्स्ट कहता है सरकार आयात और निर्यात पर कर या अवरोध क्यों लगाती है? सरकार आयात निर्यात को निश्चित करने के लिए, ताकि घरेलू उद्योगों की रक्षा हो सके और व्यापार को नियंत्रित रखा जा सके, इसलिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा दिया जाता है, जिसको हम आमतौर पर टैरिफ कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है देश के आर्थिक हितों की रक्षा करना। नेट आता है विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का योगदान कितना है? अभी हाल फिलहाल ये है 0.87%। 18वीं शताब्दी में हालांकि हम विश्व का 33% व्यापार करते थे। अनेक कारण रहे हैं जिसके कारण हमारा व्यापार डाउन आया है। हालांकि अब हम धीरे धीरे फिर वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहे हैं। नेट आता है MNCs क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनीज। ये कृषि क्षेत्र में निवेश क्यों नहीं करती? वे कंपनियां जिनका व्यापार, कार्यालय और उत्पादन बहुत सारे देशों में होता है उनको MNCs या बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। बहु का मतलब ज़्यादा, राष्ट्र का मतलब देश, और कंपनियों का मतलब ऐसी कंपनियां जिनके ऑफिस कई देशों में होते हैं, जैसे पेप्सी, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल एक्सेट्रा। कृषि क्षेत्र में निवेश ये इसलिए नहीं करती क्योंकि यहाँ पर लाभ कम और जोखिम ज़्यादा होता है। प्राकृतिक आपदाओं पर ये निर्भर करती हैं। जैसे आप यहाँ पर कारगिल कंपनी देख रहे हैं, ये इसी प्रकार की MNC है। मेरा बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश में आम रास्ता कौन सा अपनाती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां आमतौर पर स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं या उनमें साझेदारी कर लेती हैं और धीरे धीरे उस कंपनी के सारे लाभ को वो अपने लाभ के लिए यूज कर लेती हैं, यानी उसके ग्राहक, उसके उत्पादन संबंधी जो लाभ फैसिलिटीज़ हैं उनको ये अपने लिए यूज कर लेती हैं और केवल ये एक समझौता उनके साथ कर लेती हैं। जैसे कारगिल फूड्स ने भारत की परख फूड कंपनी का अधिग्रहण कर लिया, जिससे परख फूड के पास भारत में जो 4 तेल शोधन कारखाने और बड़ा विपणन नेटवर्क था वो कारगिल कंपनी के नियंत्रण में चला गया। इस प्रकार MNC स्थानीय कंपनियों को खरीदकर अपना उत्पादन और बाजार बढ़ा लेती हैं। नेक्स्ट आता है निवेश, विदेशी निवेश और FDI क्या है? निवेश का मतलब होता है किसी वस्तु, सेवा या व्यापार में पैसा लगाना। विदेशी निवेश का मतलब जब कोई कंपनी दूसरे देश से किसी अन्य देश में व्यापार या उद्योग में पैसा लगाती तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। इसमें FDI का मतलब होता है विदेशी कंपनी द्वारा किसी दूसरे देश में सीधा उस कंपनी या उद्योग में पैसा इन्वेस्ट करना। ये
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। आगे कह रहा विश्व में सबसे बड़ी मोटर निर्माता कंपनी कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी मोटर निर्माता कंपनी रही है फोर्ड मोटर्स। अमेरिका में है ये। हेनरी फोर्ड ने इसकी शुरुआत की थी। इसने भारत के चेन्नई के निकट 1995 में पैसा निवेश करके एक संयंत्र लगाया था और महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से ये कंपनी भारत में कार्य कर रही है। नेट व्यापार क्या है? विदेशी व्यापार व आश्रित व्यापार में अंतर बताइए। वस्तुओं का लेन देन कहलाता है ट्रेड। विदेशी व्यापार का मतलब होता है दो देशों के बीच में वस्तुओं का और सेवाओं का लेन देन, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सर्विसेज एंड गुड्स आल्सो, वो कहलाता है इंटरनेशनल ट्रेड। आश्रित व्यापार का मतलब होता है जब व्यापार बैंक, बीमा कंपनियां या परिवहन साधनों की सहायता से किया जाता है, यानी दूसरे पर डिपेंडेंट रह के व्यापार करना। महत्व क्या है? विदेशी व्यापार लंबे समय से देश को आपस में जोड़ने का माध्यम बन जाता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में व्यापारिक हितों के कारण भारत आई थी और धीरे धीरे उसने व्यापारिक लाभ लिए और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। नेट आता है विदेशी व्यापार बाजारों के एकीकरण में कैसे सहायता मिलती है? इससे क्या होता है कि एक देश के उत्पाद दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं सैमसंग, एप्पल, नोकिया, पेप्सी, नाइक, रिबॉक, इन सब कंपनियों के जो उत्पाद हैं वो विदेशों तक पहुंच रहे हैं और वर्ल्ड स्टैंडर्ड के ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। उत्पाद का स्तर बढ़ जाता है, व्यापार एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाता है, पूंजी, तकनीक, शिक्षा, ज्ञान, इन सब का एक्सचेंज हो जाता है। हालांकि इसका नुकसान ये भी होता है कि ब्रेन ड्रेन हो जाता है, यानी एक देश का ज्ञान दूसरे देश में चला जाता है और वे लोग वहीं पर बस कर रह जाते हैं। नोकिया, कोका कोला, पेप्सी, होंडा, नाइकी आदि कंपनियां कहाँ की हैं? तो ये अलग अलग देशों की है। नोकिया फिनलैंड की है, कोका कोला अमेरिका की है, पेप्सी को अमेरिका की है, होंडा जापान की है, नाइकी अमेरिका की है। फ्री ट्रेड क्या है? बिना किसी शुल्क या प्रतिबंध के दो देशों के बीच में व्यापार फ्री ट्रेड कहलाता है। WTO का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 में 1 जनवरी को हुई थी। इससे पहले ये कहलाता था जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी गैट कहलाता था। इसकी स्थापना वैसे शुरू में हुई थी 1/1/1948 को और 31/12/1994 तक ये रहा गैट। गैट के बाद ये अगली तारीख यानी 1/1/1995 से बन जाता है WTO। ठीक है, आजकल इसका नाम है WTO और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, यूरोप में। और इसका उद्देश्य है व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार अवरोधों को कम करना, सदस्यों के बीच यानी जो देश हैं उनके बीच में विवादों का निपटारा कराना और वैश्विक व्यापार में समान नियम कानून बनाना। ये इसका लोगो आप देख पा रहे हैं और ये इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य क्या है WTO का? विश्व व्यापार का सुचारू संचालन, व्यापारिक समस्याओं और विवादों को दूर करवाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार प्रतिबंधों को कम करना या समाप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कंपटीशन बढ़ाना, यदि देशों के बीच में कोई व्यापारिक झगड़ा हो जाए तो उसका समाधान कराना और विश्व व्यापार को प्रोत्साहन देना और पारदर्शिता को बढ़ाना। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी क्या है? तकनीकी विकास या सुधार तकनीक कहलाता है। जैसे कोई भी आपकी AI टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, कुछ भी आप इसका उदाहरण जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है दे सकते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी जैसे संचार सेवाएं ये तेज़ और प्रभावशाली होती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? वे उद्यम जो सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में रहते हैं, सरकारी सेक्टर या पब्लिक सेक्टर कहलाते हैं। इसका उद्देश्य होता है पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण। नेक्स्ट आता है बंद लीज फेयर्स नीति क्या है? जब राज्य अर्थव्यवस्था के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता तो इसे अबंद लीज फेयर नीति कहते हैं, यानी एक लंबे समय तक पट्टे पर वो एक्टिविटी मिल जाती है। स्थायी या अस्थायी श्रमिक किसे कहते हैं? जो वर्ष भर कार्य करते हैं या जिनके कार्य की अवधि निश्चित होती है वे रेगुलर बेसिस पे लगे हुए श्रमिक होते हैं। और अस्थायी जिनका कार्य अनिश्चित या असीमित समय के लिए होता है उसे शॉर्ट या अनसर्टेन वर्कर या पीरियड कहा जाता है।
नेक्स्ट आता है SEZ की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये क्या होता है? तो ये वह क्षेत्र होता है जहाँ उद्योग लगाने पे सरकार विशेष सुविधाएं देती है और टैक्स में छूट देती है। यह विश्व स्तरीय क्षेत्र होता है जहाँ पर बेसिक जो सुविधाएं हैं वे सारी उपलब्ध होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी आदि। USA की GDP में कृषि का योगदान कितना है? केवल 1%। भारत कैसा देश है? विकासशील और कृषि प्रधान। भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और निवेश पर अवरोध क्यों लगाए हैं? ताकि देशी उत्पादकों को संरक्षण मिल सके, उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिले, कंपटीशन को समय मिले और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिले, यानी वोकल फॉर लोकल। ठीक है, इस को काम करने के लिए सरकार व्यापार प्रतिबंधों पर, विदेशी व्यापार या निवेश पर अवरोध लगाती है। रहता अब सरकार विदेशी व्यापारों पर अवरोध थोड़ा बहुत हटाना भी चाहती है, तो उसके पीछे कारण क्या है? विश्व स्तर का प्रोडक्शन देना, सस्ते व गुणवत्तापूर्वक उत्पाद बनाना, कंपटीशन को बढ़ावा देना और विदेशी जो पूंजी है उसका प्रवाह करना। नेक्स्ट, श्रम कानूनों का लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इससे मांग के अनुसार श्रमिकों की नियुक्ति होती है, अस्थायी रोजगार मिलता है, कम लागत पर श्रमिक मिल जाते हैं, मौसमी मांग के अनुसार नियुक्ति होती है और अधिक कार्य के जो हावर्स हैं वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर नियंत्रण कैसे स्थापित कर लेती हैं? क्या करती हैं वे कंपनियां जो कई देशों में अपना काम करती हैं या सर्विसेज देती हैं? वो सबसे पहले पूंजी को निवेश करती हैं, फिर वो स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं, छोटे उत्पादकों से माल खरीद कर अपने ब्रांड के नाम से बेच देती हैं, विज्ञापनों पर खूब खर्च किया जाता है और ये खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराती है ताकि इनको एडवर्टाइजमेंट की सुविधा मिल सके और इनकी पहुंच बढ़ सके। 20वीं शताब्दी के मध्य उत्पादन कहाँ तक सीमित था? देशों की सीमाओं तक सीमित था। भारत में रोजगार और GDP का हिस्सा अधिकांश किस क्षेत्र से आता है? कृषि के क्षेत्र से आता है। विकसित देशों में कृषि का योगदान GDP में कितना है? लगभग आधा से 1%। MRP का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। MSP का फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये फसलों से संबंधित होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कहता चीनी खिलौने विदेशों में अधिक अपना प्रभाव क्यों छोड़ पाते हैं? सस्ते होने के कारण और आकर्षक डिजाइन के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाज़ारों में और विदेशी बाज़ारों में भी अधिक लोकप्रिय हैं। इसको उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलते हैं, लेकिन इससे भारतीय जो खिलौना निर्माता हैं, टॉय मैन्युफैक्चरर हैं, उनको नुकसान होता है। कंटेनर क्या है? तो कंटेनर एक लोहे का डिब्बा होता है, बॉक्स होता है, जो इसमें माल भरकर कंपनी से ही इसको सील कर दिया जाता है। फिर इसको पहले ट्रक पर ये एक आ जाते हैं, रेल के डिब्बे में एक, डिब्बे पर 2 कंटेनर एक साथ आ जाते हैं और शिप में हज़ारों कंटेनर एक साथ आ जाते हैं और विदेशों तक इस माल को हम सप्लाई कर सकते हैं। इसमें चोरी व टूट फूट का खतरा कम होता है, समय की बचत होती है क्योंकि डिब्बा का डिब्बा उठा के क्रेन से ट्रक से रेल में, रेल से जहाज में ऐसे रख दिया जाता है, ऐसे ही वापसी में आ जाता है। तो इसमें व्यापार तेज और सुरक्षित बनाया जा सकता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये है कंटेनर, इसको बोलते हैं कंटेनर। लोहे का ये एक प्रकार का डिब्बा होता है। इसको समुद्री जहाज़ों के द्वारा इसमें हजारों कंटेनर एक साथ लाद कर विदेशों तक माल भेजा जा सकता है। नेक्स्ट आता है वैश्वीकरण ने भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में बदलने का अवसर कैसे दिया है? देखिए, वैश्वीकरण के कारण भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहुंच, अपना निवेश, उत्पादन तकनीक या उन्नत तकनीक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, इन सब का लाभ इन्होंने उठाया है। जैसे कुछ हमारी कंपनियां जो अब विश्व स्तर की मल्टीनेशनल कंपनियां बन चुकी हैं, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स और सुंदरम फास्टनर्स, नट और बोल्ट, यानी हमारी कंपनियां अब विदेशी स्तर पर पहुंच चुकी हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4, वैश्वीकरण।
से संबंधित। और नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार, लेकिन ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आना है, इस पर केवल प्रोजेक्ट वर्क ही होना है। तो ये आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित सिलेबस था।